सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग सबको। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर एंड हम लोग आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। कल के लेक्चर में हमने क्या समझा? कल के लेक्चर में हमने प्रोडक्शन फंक्शन समझा। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या समझा कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। हाँ या ना? इनपुट्स प्रोड्यूसर के क्या होंगे? लेबर एंड कैपिटल होगा, उससे उसको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। इतनी बात हमने समझे। हमने इसके बिहेवियर को समझा कि इनिशियली क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो राइज करता है शॉर्ट रन में, क्योंकि आप अपने फिक्स्ड फैक्टर को अच्छे तरीके से यूज कर रहे होते हो। देन आउटपुट के राइज करने के बाद कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो पूरा अच्छे से यूटिलाइज होने लग जाता है, और उसके बाद भी अगर आप वेरिएबल फैक्टर डालते जाओगे तो आपका आउटपुट क्या करने लगता है? डिक्लाइन करने लगता है। हाँ है ना? यानी कि पहले फायदे का सौदा हो रहा था एंड बाद में क्या होने लगता है? घाटे का सौदा होने लगता है। हाँ है ना? इसी तरीके से अगर ये रिलेशन हमें समझ में आ गया तो आप कॉस्ट पे भी तो कमेंट कर सकते हो। अगर आपको फायदे का सौदा हो रहा है, यानी कि इनिशियली आपकी कॉस्ट क्या कर रही है? बिजनेस की डाउन आ रही है। कॉस्ट क्या कर रही है? गिर रही है, तभी तो फायदा हो रहा है। आउटपुट अगर अच्छा बेटर ज्यादा होता जा रहा है तो यानी कि हमारी कॉस्ट क्या करेगी? डिमिनिश करेगी। लेकिन ग्रेजुअली जब आपका आउटपुट क्या करने लगता है? गिरने लगता है, तब आपकी कॉस्ट क्या बढ़ेगी? आपको फिर से अगेन महंगी पड़ने लगेगी। कॉस्ट क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। इसीलिए मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से समझ लो, बाकी सारे चैप्टर्स अपन उसी से समझ लेंगे। यानी कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉस्ट के बारे में, सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। तो बेसिक टर्म्स समझने से पहले इसको छोड़ दो। अगर हम बात करें सीधा बिहेवियर की, तो यहाँ पे वो आपको समझाएंगे क्या? यही समझाएंगे कि ग्रेजुअली आपकी कॉस्ट क्या करेगी? फिर से महंगी पड़ने लग जाएगी। इनिशियली कॉस्ट गिरेगा। चलो, वहां तक पहुंचने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स से अपने को क्या करवा लेते हैं, गो थ्रू करवाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट क्या होती है। क्या समझेंगे? कॉस्ट क्या होती है। हमारे हिसाब से कॉस्ट क्या होती है? किसी चीज की कीमत को हम कॉस्ट कहते हैं, तो ये गलत है। कीमत तो प्राइस होती है। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की मेकिंग पे जो आपका खर्चा आ रहा है, कितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा अपने बिजनेस में इनपुट्स को लाने के लिए, ताकि आप क्या कर सको? आउटपुट जनरेट कर सको। इनपुट से हम पहुंचेंगे आउटपुट तक। ये इनपुट बिजनेस में आएगा जब, उसके लिए जो भी पैसा लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे? कॉस्ट। ना कॉस्ट हमारे पास काफी टाइप्स की होंगी। कॉस्ट सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। क्या मतलब है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? क्या हमने बोला कॉस्ट किस पे लग रही है? कि जो भी बिजनेस में इनपुट्स ला रहा है प्रोड्यूसर। हाँ है ना? अब इनपुट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स होते हैं जब हमारे बिजनेस में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके आते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनको लाने में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी वेजेस पे करने पड़ रहे हैं, जो भी रेंट पे करना पड़ रहा है, जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो भी प्रॉफिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये सब क्या होती है? बिजनेस की कॉस्ट होंगी, जो कि कहां से आई है? फैक्टर इनपुट की वजह से आई ना। अगर हम बात करें नॉन फैक्टर इनपुट पे भी खर्चा होगा, जैसे कि आप बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल भी तो लेके आओगे। रॉ मटेरियल जैसी चीजों को बोला जाता है नॉन फैक्टर इनपुट। सारा नॉन फैक्टर इनपुट, सारा फैक्टर इनपुट मिला के हमें जितना भी खर्चा करना पड़ेगा वो सारी हमारी क्या बनेगी? कॉस्ट बनेगी।
इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या चीज है? देखो, होगा क्या कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जो बिजनेस में सप्लाई करनी है, हाँ है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीजें बिजनेस को चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ओनर, हमने ये इंस्टीट्यूट खोला। इंस्टीट्यूट में क्या चाहिए मुझे? इंस्टीट्यूट में मुझे लैंड, बिल्डिंग चाहिए, लैंड नहीं लिखते हैं, बिल्डिंग लिख लेते हैं, बिल्डिंग चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, हाँ ना, मेरे को यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए लोग भी चाहिए, लेबर। बहुत है इतना, एक बार चल जाएगा। चलो लाइटिंग वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब इसके बीच में ही आ गया, इक्विपमेंट्स में आ गया। नाउ बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? लैंड का एक हिस्सा हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? हमारा फैक्टर इनपुट है। एंड ये इक्विपमेंट्स हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन फैक्टर इनपुट है। लेबर हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनपुट। ये मैंने सारे अपने क्या कर लिए कि भाई मेरे को ये कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, बियर करनी पड़ेगी। जब मैं घर में बैठ के अपना हिसाब किताब लगा रही थी कि भाई इंस्टीट्यूट खोलना है, क्या 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 चाहिए, ठीक है, डन। अब क्या हुआ, मैंने जब ये मैं प्लान बना रही थी, मुझसे मेरी दोस्त मिलने आई। मेरी दोस्त मुझे बोली कि अंजुल, अच्छा तो इंस्टीट्यूट खोल रही है, एक काम कर, मेरी एक बिल्डिंग वहां पर फ्री पड़ी हुई है, उसको मैं यूज तो करती नहीं हूँ, तू मेरी दोस्त है, मुझे रेंट मत दे, मुझे तुझसे रेंट नहीं चाहिए, तेरी मेरी एक ही बात है, तू मेरी बिल्डिंग यूज कर। सोचा तो बहुत बढ़िया काम हो गया, यानी कि इस बिल्डिंग के मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हाँ है ना। तो जब मैंने मेरी बिजनेस की कॉस्ट कैलकुलेट की, ताकि मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की, तो इक्विपमेंट्स का जो 1 लाख रुपए लगना था वो, और लेबर का जो हर महीने का 1000 रुपए लगना था, वो साल भर का मैंने 12,000 लगा के क्या किया, मैंने बोला कि ये मेरी क्या है, बिजनेस की कॉस्ट है, हाँ है ना। अब जब हम इकोनॉमिक्स में इस तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो हमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए ऊपर, बाबा बैठे हुए, बोलेंगे बेटा ये आपके बिजनेस का एक्चुअल कॉस्ट नहीं, ये आपके बिजनेस का क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। क्या मतलब? क्या मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है? कहेंगी देखो, अगर आपको सच में चीजें पता करनी ना, साथ में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी छोड़ो। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है मैंने कहा तो मुझे पता ही नहीं। देखो, कहते आप बिल्डिंग यूज तो कर रहे हो, फिर क्या हो गया, आपके दोस्त ने आपको बोल दिया कि खर्चा मत दो, लेकिन बिजनेस में इनपुट तो आया है, इस इनपुट के बदले हमें कुछ ना कुछ पेमेंट तो नोट करना चाहिए ना। बिजनेस में कुछ भी बनेगा, कुछ भी होगा, तो वहां पे इस खर्चे को भी इंक्लूड करना चाहिए ना। मैंने कहा यार मैं तो अकाउंट्स पढ़कर आई, मेरे को पता है कि जो खर्चा हुआ नहीं है वो खर्चा हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर नहीं करेगी, मेरे को पता है कि मेरे को इस बिल्डिंग का कभी रेंट देना ही नहीं है, फिर मैं इसे क्यों नोट करूं। तो वो मुझे समझाएंगे कि जब आप अपने प्रोडक्ट का, अपनी किसी भी सर्विसेज का एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाहते हो, तब आपको पता करना पड़ेगा कि अगर ये वाली चीज आप मार्केट से उठाते तो आपको कितने में पड़ते, तभी आप एक्चुअली कॉस्ट पता कर पाओगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होगा, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया, इम्प्लिसिट कॉस्ट नाम दिया। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में समझे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो आप बही खाते में अपने नोट करते हो कि इतना खर्चा इसको पे करना, इतना खर्चा इसको पे करना, इतना खर्चा इसको इतना पे करना। बट कुछ इनपुट्स ओनर खुद ब खुद भी तो सप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको टीच करूँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, राइट, लेकिन अगर मैं यही टीच मैं कहाँ जाकर करते, अपने समझ लो किसी स्कूल में जाकर कर, तो वहां से मुझे 1 लाख रुपए की हर महीने क्या मिल रही, सैलरी मिल रही। तो इकोनॉमिस्ट बोलेंगे कि आप जो सर्विसेज यहाँ पर अपने बिजनेस में डाल रहे हो, चाहे आपका बिजनेस आपको अभी इसके पैसे नहीं दे रहा, लेकिन आपकी सर्विसेज के जो पैसे बनते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखो उस चीज को, लिखो कि हर महीने आपका 1 लाख रुपए बनता है। यहां पर आप क्या करोगे, लिखोगे कि 1 लाख रुपए जी, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ये मैं कहीं और पढ़ाती, यानी कि मेरी सर्विसेज का मार्केट प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए। किसको बात समझ में आ रही, किसको बात इलॉजिकल लग रही है? देखो होगा क्या, ये डिफरेंसेस कहाँ क्रिएट होंगे, इन कॉस्ट की जरूरत क्या पड़ेगी जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करेंगे। होता क्या अक्सर कि नॉर्मली हम इस चीज को समझ सकते हैं कि आजकल जैसे स्टार्टअप कल्चर बहुत है, ठीक है, हर कोई क्या कर रहा है, एक स्टार्टअप बना रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि मान लो मैं एक स्टार्टअप बना रही हूँ, मैंने अपने घर के कमरे से ही शुरू कर दिया,
ठीक है, किसी को लेबर पे नहीं रखा, झाड़ू पोछा भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, वीडियो भी मैं खुद ही बना लेती हूँ, सब कुछ मैंने क्या किया, खुद 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 करना शुरू कर दिया। अब मैं अगर कॉस्ट नोटिस करूंगी, मैं बोलूंगी मेरे बिजनेस का तो कोई कॉस्ट बनता ही नहीं, ना लेबर के पैसे देने हैं, ना लैंड के पैसे देने, कोई पैसा नहीं बनता। लेकिन मेरा बिजनेस एक्चुअली इनपुट्स तो सारे यूज कर रहा है ना, लैंड भी यूज कर रहा है, मेरी सर्विसेज भी यूज कर रहा है, मेरी लेबर भी यूज कर रहा है, सब कुछ यूज कर रहा है वो, मैं सारे इनपुट सप्लाई कर रही हूँ। लेकिन उन इनपुट्स के बदले क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं क्या ये मान सकती हूँ कि मेरे बिजनेस की कॉस्ट ही जीरो है? नहीं मान सकती। मुझे अगर मेरी बिजनेस का एक्चुअल कॉस्ट पता करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना है। लॉन्ग रन में आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को देखकर बिजनेस नहीं चला पाओगे। आपको तभी तो क्या होता है कि जो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिजनेस डिग्रीज होती हैं, वहां पे इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपके आगे कई बार एक गलत इमेज पेंट कर सकते हैं। मेरे को जब मैं कैलकुलेट किया, मेरे को पता लगा मेरा कुछ भी खर्चा नहीं है, जीरो कॉस्ट है। मेरे पास जो फोन है मैं उसी से रिकॉर्ड कर लूंगी, जो स्टैंड है उसी से रिकॉर्ड कर लूंगी, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना लैंड चाहिए ना लेबर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पर एक्चुअली अगर मैं जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, या जो एक कमरे का रेंट बनता है, मुझे वो सब इंक्लूड करना पड़ेगा जब मैं क्या बात करूंगी, कॉस्ट का एक एक्चुअल पिक्चर देखना चाहूंगी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट मुझे वो सारी लिस्ट दिखाएगा, जो चीजें मैं बिजनेस में खुद सप्लाई कर रही हूँ, जिनके बदले मैं पेमेंट नहीं ले रही, उनका जो भी मार्केट में प्राइस बनता है, वो प्राइस मैं नोट करूंगी। किस हेडिंग के अंदर करूंगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। जो चीजें, जो खर्चे मैं कर रही हूँ पे, आज के टाइम में लेबर को कुछ ना कुछ पैसा दे रही हूँ, रेंट का कुछ ना कुछ पैसा दे रही हूँ, उन कॉस्ट को मैं सिंपली यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नीचे एंटर कर। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मतलब अगर हमें समझ में आ गया, तो हम समझेंगे सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोड्यूसिंग कॉस्ट का मतलब। सेलिंग कॉस्ट क्या होगी? सेल करने पे आने वाली कॉस्ट। प्रोड्यूसिंग कॉस्ट क्या होगी? प्रोड्यूस करने पे आने वाली कॉस्ट। मैंने क्या खोली है? एक चॉकलेट फैक्ट्री खोली, चॉकलेट फैक्ट्री खोली। नाउ इस चॉकलेट फैक्ट्री में सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल लाना होता है, चॉकलेट बनानी होती है, जिसके लिए मशीन लगता है, लेबर लगता है। बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है, मेकिंग में जो भी खर्चा आ रहा है, वो कहाँ लिखूंगी? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर लिखूंगी। इस चॉकलेट को पैक करके जब मैं बेच रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, सेल्स में ना पॉइंट कर रही हूँ कि जाओ घरों में जाके, दुकानों में जाकर बेच कर आओ मेरे चॉकलेट को, उस केस में मैं सेलिंग पे खर्चा करूँ, उसे मैं क्या बोलूंगी? सेलिंग कॉस्ट। यानी कि जब आप अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने पे, एडवर्टाइज करने पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने पे, ऐसी चीजों पे जब जो भी खर्चा हो रहा है, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, वो आपकी सेलिंग कॉस्ट है, बेचने पे होने वाला खर्चा। लेकिन जो भी आप प्रोड्यूस करने पे खर्चा कर रहे हो, यानी कि जो भी आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो, जो भी प्रोसेसिंग के लिए मशीन्स लेकर आ रहे हो, लेबर लगा रहे हो, बिजली लगा रहे हो, वो सब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। As simple as that. हाँ या ना? चलो यहाँ पर अपन वापस चले। हमारे पास सबसे पहले क्या था? मीनिंग एंड टर्म्स डिस्कस कर रही थी। कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। जो प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है, चाहे वो एक्सप्लिसिटली हो चाहे वो इम्प्लिसिटली हो, अपने बिजनेस में इनपुट्स को लाने के लिए, इनपुट्स चाहे फैक्टर हो चाहे नॉन फैक्टर इनपुट्स हो। सेलिंग प्रोडक्शन कॉस्ट डिस्कस की, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट की। तीसरी चीज और आ गई, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट तो अभी समझ लेंगे, ये तो आपको पता ही है। हमारे बिजनेस में हमने क्या समझा था? दो तरीके के इनपुट्स थे। कौन कौन से? एक तो फिक्स्ड फैक्टर्स थे और एक वेरिएबल फैक्टर थे। हाँ या ना? जो भी खर्चा फिक्स्ड फैक्टर को बिजनेस में लाने के लिए किया जा रहा है, उसे क्या बोल देंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। एंड जो भी वेरिएबल फैक्टर को बिजनेस में लाने के लिए किया जा रहा है, उसे क्या बोल देंगे? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी भी मशीनें लेकर आए उस पर जितना भी खर्चा हुआ वो फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी। जितने हर दिन लेबर को पेमेंट करते हो वो आपकी क्या बन जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। सिंपल। ओके, अगर हमें ये समझ में आ गया, फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? टोटल, एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में। टोटल कॉस्ट क्या होगा? गेस करो। टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल प्रोडक्ट बनाने पे हमारा कैसा कैसा खर्चा आ रहा था।
एक तो वेरिएबल फैक्टर्स लाने पड़ रहे थे, इनपुट्स के नाम पे क्या लेकर आ रहे थे, वेरिएबल फैक्टर ला रहे थे और फिक्स्ड फैक्टर ला रहे थे। वेरिएबल फैक्टर पे कैसा खर्चा होगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स्ड फैक्टर पे कैसा खर्चा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट अगर क्या करनी है, पता करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ या ना, दोनों को जोड़ूंगी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि हमारी फिक्स्ड फैक्टर की तरह फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव आ सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट में जब फिक्स्ड फैक्टर ही फिक्स्ड है, अगर एक दुकान खरीद ली वही रहेगी, जब उस दुकान का नंबर इंक्रीज नहीं हो तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल जो आउटपुट था, प्रोडक्ट नहीं, वेरिएबल जो आउटपुट था वो भी हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल इनपुट, सॉरी वेरिएबल प्रोडक्ट भी, हाँ ठीक है। तो वेरिएबल हमारा जो प्रोडक्ट था वो हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज 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 इंक्रीज, यानी कि वेरिएबल आउटपुट हमारा लेबर था, हाँ है ना, इनपुट लेबर था, तो लेबर हम क्या कर रहे थे, नंबर में इंक्रीज 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 कर रहे थे। तो जब आप वेरिएबल को बढ़ा रहे हो तो उस पर आने वाली कॉस्ट भी क्या करेगी, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। किसको बात समझ में आए, हाँ यार। तो अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट कैसा दिखेगा इन दोनों को जोड़ के, इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट कर दूंगी तो कैसा दिखेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। अलग अलग क्वांटिटी पे फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा, अलग अलग क्वांटिटी पे जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अलग अलग क्वांटिटी पे हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। नोट क्या करो, टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है ही है। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या करेगा, इस तरीके से बन जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है, यहां पर हम कुछ बातें समझ सकते हैं। देखो यहां पर हम कुछ चीजें समझ सकते हैं, वो ये है कि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपस में पैरेलल होती है। क्यों, बता सकता है कोई, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जिन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को ध्यान से देखो, इन दोनों में हर बार डिफरेंस कितने का है, 10 10 10 एंड 10। डिफरेंस क्या है, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट ही तो ऐड हुई है टोटल कॉस्ट पर पहुंचने के लिए, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट से हमेशा टोटल कॉस्ट का डिस्टेंस कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव आ रहा नहीं आ रहा, फिक्स्ड कॉस्ट में क्योंकि कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसीलिए हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन वेरिएबल कॉस्ट से हमेशा ही क्या होगी, पैरेलल होगी। टोटल कॉस्ट हमने फाइंड कैसे किया है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को एक साथ लगा। किसको इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अगर हमें टोटल कॉस्ट समझ में आ गई तो अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज कॉस्ट निकाल के बताओ, एवरेज क्या होता था, एवरेज हमें बताना है टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि बेसिकली मुझे करना क्या है, जितना भी मेरा खर्चा आ रहा है उससे मेरी जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है बराबर बराबर बांट दूंगी, तो पता लग जाएगा कि एक क्वांटिटी के पीछे कितना खर्चा आ रहा है। मान लो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक फ्रूटी की बोतल बनाई है या 2 फ्रूटी की बोतल बनाई है, जिसपे मेरा 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आया एंड 10 ही रुपए फिक्स्ड कॉस्ट आया। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताना कि मेरी एक बोतल पे कॉस्ट कितना है, 2 पे ये कॉस्ट आए, एक बोतल का कॉस्ट कितना होगा, तो कैसे पता करोगे, टोटल कॉस्ट आया 20, 2 बॉटल्स का, एक का कितना आएगा, ये हमने क्या कर लिया, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। यानी एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा हमेशा, एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ।
एक आउट, जब आप चीजों को डिवाइड करते हो इसका मतलब क्या होता है, मतलब डिनोमिनेटर रिजल्ट में हमेशा डिनोमिनेटर 1 होता है एंड न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट क्या करती है कि अगर डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर की कितनी वैल्यू, अगर आउटपुट 1 है तो उस एक आउटपुट पे कॉस्ट टोटल कितना बैठेगा। क्लास में करते नहीं थे कि अगर मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, मेरे पास 200 टॉफी हैं, तो हर बच्चे के हाथ में कितनी टॉफी आएगी। यहाँ पर आप क्या करते हो, जब आप 20 और 200 को इस तरीके से डिवीजन में लिखते हो तब आप क्या करते हो, हर बच्चे के हाथ कितनी आएगी 10 टॉफी। इसका क्या मतलब है, आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में बच्चे हैं यानी कि एक बच्चे के हाथ कितनी टॉफी आ रही है, उसी तरीके से एक आउटपुट के पीछे कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है हम ये पता कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट में। नाउ टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट हमारे पास बनती है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ के, हाँ है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एवरेज कॉस्ट भी हमारी कैसे बनेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ज्वाइन करके। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ये भी फाइंड करके बताओ तो क्या करोगे, आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि एवरेज में हमें टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। तो अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है यानी कि मुझे टोटल भी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ही चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी अगर करूंगी तो मुझे पता लग जाएगा एक क्वांटिटी के पीछे कितना वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। एवरेज कैसे फाइंड करूंगी, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उठाऊंगी डिवाइड कर दूंगी। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, सिंपल इज दैट। अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्ट क्या देखेगी, मेरा मार्जिनल कॉस्ट देखेगी कि टोटल में चेंज करती है। अगर टोटल पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 14 हो गया, हर बार चेंज कितना, एक का चेंज आया, एक का जंप फिर मारा, एक का जंप फिर मारा, कोई जंप मारा ही नहीं, फिर क्या हो गया, ये जंप क्या कर गया, ये पता चलेगा। देखो अभी समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है डायग्राम में, हाँ है ना, इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट आपने कैसे निकाला हुआ है, ये टोटल एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एंड मार्जिनल कॉस्ट दिया, ध्यान से पढ़ो इसे। यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है ये आपको क्या दिखा रहा है, कितना चेंज आया 6 का, कितना चेंज आया 4 का, कितना चेंज आया 4 का, कितना चेंज आया 6 का, कितना चेंज आया 8 का ना। यहाँ पे हम नोटिस क्या करेंगे कि हमारा, फिर हम जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं आ गए टोटल प्रोडक्ट वाली बात, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमें क्या बोलना था कि पहले क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर वो बढ़ेगा पर घटती स्पीड पे बढ़ेगा, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के डिक्लाइन करेगा। अब होगा क्या, आपकी जो हर यूनिट को प्रोड्यूस करने वाली कॉस्ट है वो क्या करेगी, पहले तो डिक्लाइन करेगी, डिक्लाइन करने के बाद वो क्या करेगी, राइज करने लग जाएगी। जब ये मैक्स पॉइंट पे पहुंच गया उसके बाद नुकसान का सौदा है तो कॉस्ट भी क्या करती है, राइज करती है। अब आप कहोगे यार हम तो देख रहे हैं कि कॉस्ट क्या करती जा रही है, इंक्रीज ही करती जा रही है, तो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगी ना, कहाँ आप एक चीज बना रहे हो, कहाँ आप 10 चीज बना रहे हो, टोटल कॉस्ट तो हमेशा ही बढ़ेगी, टोटल कॉस्ट तो कभी घट सकती ही नहीं। टोटल कॉस्ट का ग्राफ हमेशा हमारा कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की, हर यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो खर्चा पड़ रहा है, तो इनिशियली नोटिस करो वो खर्चा क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि आप उस टाइम फायदे का सौदा कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आपकी कॉस्ट क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। लेकिन फिर क्या हो रहा है, ये रुक गया, बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कॉस्ट इंक्रीज करनी शुरू हो गई, यानी कि ये जो वाला पॉइंट था ना, ये टोटल प्रोडक्ट का वो पॉइंट था जहां पे वो क्या हो गया था, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया था, ये डिक्लाइन करने लगा हमारा टीपी। तो हमारा जो ये कॉस्ट कर्व है वो हम क्या देख सकते हैं, ऊपर की तरफ, इसे बोला जाता है यू शेप्ड कॉस्ट कर्व। क्या बोला जाता है, यू शेप्ड
कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा? टीसी हमने समझा अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें, क्या नोटिस कर रहे हैं? एवरेज कॉस्ट क्या कर रहे हैं? डिक्लाइन 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 डिक्लाइन। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट भी क्या हो गया? मैक्स हो गया। इसके बाद भी देखोगे तो एवरेज कॉस्ट क्या करेगा? फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा ऐसा ही बनेगा। किसको बात समझ में आ गई? एंड अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, ध्यान से देखो, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कंपैरेटिवली छोटा है, हाँ है ना, यानी कि एवरेज कॉस्ट से क्या बनेगा? नीचे बनेगा मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद हम क्या नोटिस कर रहे हैं? यहां पर क्या हो गया? कट करेगा, देन हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये हमने ड्रॉ किया टोटल कॉस्ट, ये हमने ड्रॉ किया मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। यहीं से सारे रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि हर बार जो बढ़ने का स्पीड है वो क्या है? यहाँ पर कम, यानी कि कॉस्ट हमें कम पड़ गई। यहाँ पे अगर बढ़ने का स्पीड कम है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, यानी कि टोटल कॉस्ट उतना जोर जोर से जंप मार के आगे नहीं जा रही, कॉस्ट हमारे कंट्रोल में। हर बार टोटल कॉस्ट में होने वाला एडिशन क्या कर रहा है? घट रहा है। दैट इज अ गुड थिंग। तो सबसे पहले स्टेज पे हम बात करेंगे कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग स्पीड पे, क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है? डिक्लाइन कर रही है। देन हम क्या नोटिस करेंगे? ये अपने मैक्स पॉइंट पे पहुंच गया, हाँ या ना, यानी कि कोई भी यहां पर हम क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारा एडिशन होने वाला, चेंज होने वाली जो चीज है वो खत्म हो गई, ठीक है, सेम ही रह रही है। 4 का 4, यानी कि जो जंप की वैल्यू है वो क्या हो गई है? रुक गई है। जिस पॉइंट पे वो रुक गई वहां पे हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो भी अपना बिहेवियर चेंज करेगा। अब जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ेगा और बढ़ेगा इंक्रीजिंग स्पीड से। कैसे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ेगा। तो अगर हम इस ग्राफ को भी थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले तो क्या कर रहा था? डिक्लाइनिंग रेट पे बढ़ रहा था, पर देन क्या हो गया? टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, क्योंकि हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या करने लग गई है? राइज करने लग गई। मार्जिनल और एवरेज के बिहेवियर को अगर ट्रैक करने की कोशिश करें तो हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट बड़ा है हमारे मार्जिनल कॉस्ट से, हाँ या ना? किस पॉइंट तक? जहां तक चीजें राइज पे चल रही हैं, चीजें डिक्लाइन पे चल रही है। इनिशियली ये दोनों चीजें डिक्लाइन कर रही है, लेकिन जब चीजें राइज पे चलने लगी तब हमारा एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट से छोटा हो जाएगा। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर घटूंगी तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए मैं तुमसे ज्यादा घटूंगी, अगर बढ़ूंगी तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए मैं तुमसे ज्यादा घटूंगी। जब हमने कल के लेक्चर में बात की थी कंपेयर करके, वहां भी मार्जिनल कॉस्ट यही बिहेवियर, मार्जिनल प्रोडक्ट यही बिहेवियर दिखा रहा था कि वो एवरेज प्रोडक्ट से सेम बिहेवियर देंगे दोनों, पर एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा बिहेवियर देगा। अगर गिर रहे हैं, कॉस्ट में भी सेम होगा, अगर गिर रहे हैं तो मार्जिनल बोलेगी मैं ज्यादा स्पीड में गिरूंगी, अगर बढ़ रहे हैं तो मार्जिनल बोलेगी मैं ज्यादा स्पीड में बढ़ूंगी। यहाँ पर इनिशियली डिक्लाइन कर रहे हैं तो हम मार्जिनल कॉस्ट का भी हम नोटिस कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का नीचे बढ़ ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे ऊपर जाने की तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या किए? ऊपर बना, यानी कि वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा, मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा, दोनों चीजें क्या करेंगी? एवरेज कॉस्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा बिहेवियर शो करेंगे। एक सवाल यहाँ पर हम पूछ सकते थे कि जब हमने टोटल कॉस्ट की बात की तब हमने बात की वेरिएबल एंड फिक्स्ड की, जब हमने बात की एवरेज कॉस्ट की तब भी हमने बात की वेरिएबल एंड फिक्स्ड की, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट की तब हमने वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल मार्जिनल कॉस्ट की बात क्यों नहीं की? मार्जिन का मतलब क्या था? चेंज आना। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज देखना, यहां पर कोई चेंज आ रहा है, यानी कि मार्जिनल टोटल कॉस्ट हमेशा ही क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। तो जो भी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट ही है।
यानी कि जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट की, उसको आप मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो। इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? हाँ या ना? इतनी बात हमें क्लियर हो गई। ये था कुल मिला के चैप्टर हमारा कॉस्ट का। मैं बार बार ये बात कहूंगी कि मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप कॉस्ट को, प्रोडक्ट को, रेवेन्यू को साथ जोड़कर पढ़ो, आपको आसानी से चीजें समझ आएगी। जब एक प्रोड्यूसर के लिए उसका प्रोडक्ट बेटर 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 हो तो उसकी कॉस्ट घटेगी, लेकिन जब प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, तो कॉस्ट फिर से इंक्रीज करनी शुरू कर जाएगी, बढ़नी शुरू कर जाएगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की होपफुली समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ और जानना चाहते हो इस चैप्टर के बारे में, तो डू कमेंट डाउन, विल गेट इन टच विद यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ गुड डे गाइस।